प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी नई दिल्ली में 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का किया उद्घाटन। कहा कि इंटरनेट और स्पीड से देशवासियों के जीवन स्तर में आया है सुधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के शिरडी में राज्य सरकार की नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना का किया शुभारंभ। इस योजना से महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के 86 लाख लाभार्थियों को मिलेगा लाभ। रबी सीजन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी के कैबिनेट के फैसले का देश भर के किसानों ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर से अमृत कलश लाए जा रहे हैं दिल्ली। नई दिल्ली में शहीदों के सम्मान में बनने वाली अमृत वाटिका में मिलाई जाएगी देश भर की मिट्टी। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित 3 दिवसीय कांग्रेस में 5G, 6G, AI जैसी प्रौद्योगिकियों पर और सेमीकंडक्टर उद्योग, हरित प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा आदि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने देश भर में शैक्षणिक संस्थानों को 100 5G यूज केस लैब्स प्रदान किए। इन प्रयोगशालाओं को 100 5G लैब्स पहल के तहत विकसित किया जा रहा है। 5G तकनीक से जुड़े अवसरों और वैश्विक मांगों को भी पूरा करने में ये मददगार होगी। ये अनूठी पहल शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन जैसे विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देगी और देश को 5G तकनीक के उपयोग में आगे ले जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जिसमें उन्होंने मोबाइल नेटवर्क से जुड़ी विभिन्न कंपनियों के उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी हासिल की। इसमें AI और 5G जैसी उन्नत तकनीक को विशेष स्थान दिया गया है। गौरतलब है कि ये पहल देश में 6G तैयार शैक्षणिक और स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ये पहल स्वदेशी दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में एक कदम है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इंटरनेट और स्पीड से देशवासियों के जीवन स्तर में सुधार आया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ा देते हैं। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो स्टूडेंट को अपने टीचर से ऑनलाइन कनेक्ट होने में और आसानी हो जाती है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो अपने डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के लिए कनेक्ट करते वक्त मरीज को सीमलेस एक्सपीरियंस होता है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो टूरिस्ट को किसी लोकेशन तलाशने के लिए मैप्स का इस्तेमाल करने की परेशानी नहीं आती। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो किसान और आसानी से खेती की नई टेक्निक को सीख पाता है, समझ पाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को महाराष्ट्र के शिरडी में राज्य सरकार की नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के 86 लाख लाभार्थियों को लाभ मिलेगा और इसके अंतर्गत शेतकरी परिवारों को अतिरिक्त 6,000 रुपए मिलेंगे। स्थानीय छोटे किसानों को सम्मान निधि के 12,000 रुपए मिलेंगे। हमने पीएम किसान सम्मान निधि इन मेरे शेतकरी भाई बहनों के लिए शुरू की। इसकी मदद से देश भर के करोड़ों छोटे किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यहां महाराष्ट्र के छोटे किसानों के बैंक खातों में भी सीधे 26,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने
नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके तहत महाराष्ट्र के शेतकरी परिवारों को 6,000 रुपये और अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी अब यहां के छोटे किसानों को सम्मान निधि के 12,000 रुपया मिलेंगे। और कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इससे देश के 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इससे सरकारी खजाने पर 22,303 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा और इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई फर्टिलाइजर की कीमतों का प्रभाव भारतीय किसानों पर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा उर्वरकों पर सब्सिडी दिए जाने के फैसले का बाराबंकी जिले के किसानों ने स्वागत करते हुए इसे किसानों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला बताया। मोदी जी के द्वारा जो फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी गई है, जिसके लिए किसान के हित में कार्य किया गया है, जो कि जैसे माना कि सल्फर हुआ और एनपीके, डीएपी जो आने वाली फसलों में पड़ने वाली हैं, जिनको अधिक लागत में मिलने वाली थी, वो कम लागत में मिलेगी और जिससे किसान के हित में कार्य हुआ है। रबी फसलों के ऊपर उर्वरक में सब्सिडी दी गई है, वो एक दिवाली के तोहफे के रूप में किसानों को मिली है। निश्चित तौर पे उस पर किसानों को राहत मिलेगी और मुझे लगता है कि ये दिवाली तोहफा किसानों के लिए किसी खुशी से कम नहीं है। फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी गई है, जिससे हम किसान भाई लोग बहुत खुश हैं। जिससे आने वाली रबी फसलों में जैसे कि एनपीके, डीएपी, पोटाश की ज़रूरत लगेगी, उसमें हमें सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, जिससे कि हमें फर्टिलाइज़र मिलेगा वो कम दामों में मिलेगा, जिससे हमारी लागत कम होगी और आय हमारी बढ़ेगी। उर्वरक सब्सिडी का जो प्रावधान किया गया निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इससे एक तो फर्टिलाइज़र की जो कीमतों में वृद्धि होने वाली थी वो रुक गई और जो हमको उसमें पोटाश पे जो खाद का जो छूट मिली है वो निश्चित रूप से हमारे लिए लाभकारी है। सब्सिडी बढ़ाई गई है, ये हम सब किसानों के लिए दीपावली का तोहफा है और ऐसे जैसे तमाम सी खादें हमको रबी फसलों में डालने के लिए लेना पड़ता है, जैसे डीएपी हो गई, एनपीके हो गई और सी कई खादें हैं। इसमें अब दामों में कमी आएगी और हम निश्चित ही हम सभी किसानों का आय बढ़ेगी और लागत कम लगेगी। और कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है और इससे पंजाब के किसानों में भी खुशी की लहर है। मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अगले सालों के लिए जो खादों पे सब्सिडी है उनको जारी रखने का निरंतर ऑर्डर किया है, आदेश दिया है। सभी किसान भाइयों बहनों को मैं अपील करता हूं कि इस सब्सिडी को, जो सब्सिडी मोदी सरकार ने दी है, इसका लाभ प्राप्त करें और जो अच्छी फसलें हैं उनको अच्छी तरह अपना जो भी खाद डालनी है देख सुनकर अच्छी तरह जो किताबें कहती हैं उनके हिसाब से डालें। मोदी सरकार ने सानू सब्सिडी दी अगले साल ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ मैं धन्यवाद बहुत करता है। और सहकारी क्षेत्र की प्रमुख संस्था इफ्को बीते 60 साल से देश के किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए कृत संकल्पित है। देश में रसायन युक्त खेती के प्रभाव को कम करने के लिए इफ्को ने जैविक उर्वरक उत्पादन किया है। किसानों के हित में नवाचार करते हुए इफ्को ने नैनो यूरिया के बाद नैनो डीएपी का उत्पादन किया है, जिसमें से करीब 6 करोड़ से अधिक नैनो डीएपी की बोतल की बिक्री भी हो चुकी है। और इस विषय पर इफ्को के मुख्य विपणन प्रबंधक रजनीश पांडे से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी संस्था इफ्को हर साल उत्तरोत्तर तरक्की की ओर अग्रसर है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इफ्को के मुख्य प्रबंधक विपणन रजनीश पांडे। सर, अगर बात करें इफ्को की तरक्की, किसानों की खुशहाली, ये संकल्पना का प्रतीक है किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने का। अगर बात करें साल 2023 के वित्तीय वर्ष की, इफ्को ने कितना विपणन किया? किसानों का विश्वास गत 60 वर्षों से इफ्को ने जीत कर एक विश्व स्तर की एक सहकारी संस्था के रूप में निर्माण अपने गांव, जमीन और पूरे विश्व में अपना नाम किया है। पिछले हमने गत 60 वर्षों में हमने उर्वरकों की उपलब्धता किसानों को समय पे और सही दरों पर उपलब्ध कराकर एक खेती में एक सामयिक उर्वरकों की उपलब्धता और समय से
उच्च गुणवत्ता युक्त उर्वरकों की उपलब्धता कराकर एक सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ में कदम बढ़ाया। परंतु समय के साथ में हमें ये चीज़ समझ में आया, हमने इस चीज़ को निष्कर्ष पे आए कि जो उर्वरक, जिस तरह के रासायनिक उर्वरकों का हमारे खेतों में प्रयोग हो रहा है, उससे हमारी भूमि की और हमारे मृदा का स्वास्थ्य धीरे धीरे और बुरा होता जा रहा है, जिसके कारण हमारी उत्पादकता पर भी असर पड़ रहा है और हमारी लाभदेयता पे, खेती की लाभदेयता पे भी बुरा असर पड़ रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इफ़को ने विभिन्न प्रकार के रिसर्च कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी रिसर्च कर नैनो उर्वरकों का निर्माण किया है। नैनो यूरिया और नैनो DAP बनाकर हमने खेती में रसायन के प्रयोग को कम करने का एक ऐसी पहल की है जो कि पूरे विश्व में एक तरह की क्रांति है और खेती में एक लाभप्रद खेती करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसका किसान हमारे देश में ऑलरेडी इसका प्रयोग करना शुरू कर चुके हैं। आज तक 2021 से हमने इसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया और आज तक हम 6 करोड़ से अधिक बोतलों का बिक्री कर चुके हैं। हमारे किसान भाई इसको प्राप्त कर चुके हैं और अपने खेतों में इसका प्रयोग कर चुके हैं। इफ़को ने सर नैनो यूरिया भी तैयार किया है और अब आगे नैनो DAP और अन्य उत्पाद भी लाने वाले हैं। क्या क्या मुख्य उत्पाद रहेंगे और इसका कितना फ़ायदा किसानों को मिलेगा? नैनो DAP का निर्माण किया गया और आज तक अभी इफ़को ने इसको 2023 में ही इसकी शुरुआत की और बहुत ही अच्छे इनकरेजिंग हमें रिज़ल्ट मिले और अभी तक हम 25 लाख अधिक से अधिक बोतलों का हम वितरण कर चुके हैं और किसान इसको अपना चुके हैं। इसमें 18% नाइट्रोजन और 16% फॉस्फेट है जो कि नैनो फॉर्म में है। नैनो फॉर्म में होने के कारण ये एक बोरे के बराबर ये काम करता है, एक बोतल, और मात्र 600 रुपये में उपलब्ध है। इसके प्रयोग से कीट पतंग का भी प्रकोप कम होता है, मृदा का स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो ये थे इफ़को के मुख्य प्रबंधक विपणन रजनीश पांडे, जिनका मानना है कि इफ़को न केवल किसानों को समय पर खाद बीज की आपूर्ति कराता है बल्कि कृषि उत्पादन बढ़ाकर उनकी आर्थिक तरक्की के विकल्प भी बढ़ाता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन मनमोहन के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बात करते हैं मेरी माटी मेरा देश की। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर अमृत कलश यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर से अमृत कलश दिल्ली लाए जा रहे हैं, जिनकी मिट्टी को शहीदों के सम्मान में बनने वाली अमृत वाटिका में मिलाया जाएगा। त्रिपुरा से 74 स्वयंसेवक गुरुवार को मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 58 अमृत कलश लेकर नई दिल्ली के लिए ट्रेन से रवाना हुए। उत्तरी त्रिपुरा के जिला अध्यक्ष भावतोष दास ने धर्मनगर रेलवे स्टेशन से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और भारत सरकार के खेलो इंडिया के जरिए देश के कृषि विश्वविद्यालयों के छात्रों में ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं के जरिए पारंपरिक खेल महाअभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर में आगामी 5 नवंबर से 8 नवंबर तक अंतर कृषि महाविद्यालय खेल आयोजित किए जा रहे हैं। इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने SKN कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर के कुलपति प्रोफेसर बरलाल सिंह से खास बातचीत की। खेलो इंडिया के तहत देश के ग्रामीण इलाकों में खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ पारंपरिक खेलों को आगे लाने का काम भी हो रहा है और इसी संबंध में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के आयोजन के क्या मायने हैं और भविष्य में इससे युवाओं को किस तरह स्वस्थ और सेहतमंद बनाने के साथ साथ अवसाद मुक्त बनाया जाएगा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह। सर, अगर बात करें अंतर महाविद्यालय खेल, खेलो इंडिया की ये संकल्पना ग्रामीण भारत में खेलों को बढ़ावा देने में कितनी मददगार है? अभी हमारे 15 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, 15 इकाई हैं हमारे अंतर्गत ही खुद के। उन सब का हम इंटर कॉलेज गेम्स जो है ना, अंतर महाविद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता 5 से 8 नवंबर को हमारा जो मुख्यालय है जॉबनेर में उसमें करवा रहे हैं। उसकी तैयारियां भी चल रही हैं और अभी वर्तमान में विभिन्न महाविद्यालयों में इंटर क्लास गेम्स चल रहे हैं ताकि फिर वो अपनी टीम बना के जॉबनेर लेके आएंगे अंतर महाविद्यालय के लिए।
और इसमें हमने लगभग सारी जो है प्रतियोगिताओं को सम्मिलित किया है, चाहे वो आपकी वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, टेबल टेनिस हो, लॉन टेनिस हो, या जो एथलेटिक्स की जो दूसरी प्रतिस्पर्धाएं हैं वो सारी की सारी। और उन सब को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपने कहा, इसका महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एग्रीकल्चर में जो बच्चे पढ़ने आते हैं या बच्चियां पढ़ने आते हैं उनमें बहुत हुनर होता है। एकेडमिक बेनिफिट की अगर बात करें तो खेलों के जरिए कितना फायदा बच्चों को मिलता है? बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक बात है कि जब रिक्रूटमेंट होता है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी हम उसमें शामिल करते हैं स्कोर कार्ड के अंदर। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कोई बच्चा अगर इंटर यूनिवर्सिटी गेम खेला है तो निश्चित तौर पर उसके मार्क्स दिए गए हैं। एनएसएस में कोई बच्चा शामिल है, एनसीसी में कोई बच्चा शामिल है और उसने वो सी सर्टिफिकेट या जो सर्टिफिकेट लिया है जो हमने मापदंड में रखा है, अगर वो है तो कल्चरल एक्टिविटीज़ में, जैसे स्पोर्ट्स के साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं और वो अलग तरीके से अलग विश्वविद्यालयों में सारे जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं कंट्री की, आईसीआर इंस्टीट्यूट हैं, सब मिलकर सालाना एक उनका आयोजन करते हैं। तो वहाँ बच्चे जब खेलते हैं तो उन बच्चों को हम निश्चित तौर पे स्कोर कार्ड में करीब करीब 3 से 5 नंबर उसमें निर्धारित होते हैं, उन बच्चों को मिलते हैं। कोरोना के बाद से बच्चों में मानसिक अवसाद और तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि खेलों की गतिविधियां रुक सी गई थी, लेकिन ऐसे में अब आपने फिर से इसको एक शुरुआत की है, तो इससे बच्चों का मानसिक तनाव दूर करने, पढ़ाई के प्रति रुचि जगाने और स्वस्थ और सेहतमंद भारत का सपना पूरा करने में कितनी मदद मिलेगी? निश्चित रूप से जब बच्चे ऐसी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे, जब आएंगे, अभी कॉलेजेस में खेल रहे हैं, इंटर क्लास खेल रहे हैं, तो भी निखार आता है। और जब इंटर कॉलेज आएंगे तो निश्चित रूप से निखार आएगा, और जब फिर इंटर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो और निखार आएगा। और कहीं ना कहीं ऐसी प्रतियोगिताओं में, ऐसी प्रतिस्पर्धाओं में जब बच्चे भाग लेते हैं तो निश्चित रूप से तनाव मुक्त बच्चे होते हैं। तो ये थे श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह, जिनका मानना है कि अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं के जरिए एक और जहां ग्रामीण युवाओं को खेलों के जरिए आगे लाने का महत्वपूर्ण काम होगा, वहीं दूसरी ओर एकेडमिक बेनिफिट मिलने के साथ साथ बच्चों को स्वस्थ और सेहतमंद बनाने के साथ साथ तनाव मुक्त करने का एक बेहतरीन अवसर भी मिलेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन शारदा के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, जोबनेर। और अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। गुरुवार को अरहर के बाजार में उतार चढ़ाव रहा, जबकि कुछ मंडियों में भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। सबसे बड़ी कमजोरी गुजरात की जंबूसर मंडी में रही। एग मार्केट के अनुसार 25 अक्टूबर को यहां अरहर का भाव था 8,200 रुपए। 26 अक्टूबर को ये 200 रुपए गिरकर 8,000 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी कमजोरी का रुख रहा। यहां 25 अक्टूबर को अरहर का भाव 9,350 रुपए था। 26 अक्टूबर को इसमें 10 रुपए की नरमी आई और भाव 9,340 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 50 रुपए की बढ़त दर्ज की गई। यहां 25 अक्टूबर को अरहर का भाव 9,650 रुपए क्विंटल था, जो 26 अक्टूबर को 9,700 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की ही मैनपुरी मंडी में अरहर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 25 और 26 अक्टूबर को अरहर का भाव 9,400 रुपए पर टिका रहा। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी हो सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव में कोई अंतर देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 25 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 6,475 रुपए। 26 अक्टूबर को इसके भाव में 175 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 6,300 रुपए रह गया।
राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 25 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 6,355 रुपए। 26 अक्टूबर को इसके सौदे 25 रुपए गिरकर 6,330 रुपए पर रह गए। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में मूंगफली के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 25 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 5,465 रुपए। 26 अक्टूबर को इसमें 45 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,510 रुपए। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। 25 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 7,400 रुपए। 26 अक्टूबर को इसके भाव में 15 रुपए की मजबूती आई और भाव 7,415 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में दोनों दिन यानी 25 और 26 अक्टूबर को मूंगफली के सौदे 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। बीते कुछ समय से आगे चल रही खरीफ मूंगफली की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए ताजा आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक खरीफ मूंगफली की बुआई 43,89,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की बुआई 45,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 1,53,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। बिहार में धान के खेत की देखभाल करें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान सरसों की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यहाँ फूल गोभी की बुआई करते रहें। इसी तरह पत्ता गोभी भी बोएं। बिहार में गन्ने और तिल की बुआई करें। साथ ही मटर और धनिया की बुआई कर सकते हैं। इस समय नींबू में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में नींबू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। अभी लहसुन की बुआई कर लें। इसके अलावा बिहार में सूरजमुखी और सरसों भी बोएं। यहीं के किसान मेथी और राजमा की बुआई कर सकते हैं। झारखंड में प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान धान की कटाई करें। अभी धान में कीट लगने की संभावना हो सकती है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। यहीं आलू की रोपाई कर लें। आलू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही चने के खेत से खरपतवार निकालें। इस समय तोरई की बुआई करें। झारखंड में फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई करते रहें। वहीं अरहर को कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग कर लें। किसान मटर के खेत में भी कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं खास खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमिलनाडु के चेंगलपेट जिले के उत्थांडी स्थित भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा। अमित शाह हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड में शामिल हुए और परेड के सलामी ली। 74वें बैच की दीक्षांत परेड में 155 प्रशिक्षु IPS अधिकारी और 20 विदेशी प्रशिक्षु अधिकारी पास आउट हुए। भारतीय सेना 77वां पैदल सेना दिवस मना रही है। 27 अक्टूबर 1947 को सेना की सिख रेजिमेंट ने वायुसेना के विशेष डकोटा विमान से श्रीनगर में लैंड कर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी सेना और कबाइलियों के चंगुल से बचाया था।
जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजरों ने एक बार फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए बिना उकसावे के फायरिंग की। पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अरनिया क्षेत्र में बीएसएफ चौकियों को निशाना बनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को लेकर आयोजित पश्चिमी क्षेत्र के कुलपतियों का एक दिवसीय सम्मेलन संपन्न हुआ। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। रघुबर दास 31 अक्टूबर को उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष से भी शिष्टाचार मुलाकात की और इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिवर्ष होने वाली अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक इस वर्ष गुजरात के कच्छ क्षेत्र भुज में होगी। इस बैठक का आयोजन 5, 6 एवं 7 नवंबर 2023 को होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बाबा केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। उपराष्ट्रपति ने बाबा केदारनाथ का रुद्र अभिषेक एवं जल अभिषेक करके देश की खुशहाली एवं जन कल्याण की कामना की। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह भी उनके साथ रहे। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ज्योति प्रिया मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार गिरफ्तार कर लिया। राशन घोटाले मामले में ईडी ने गुरुवार को ज्योति प्रिया मलिक के घर छापे मारे थे। 20 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। एक ऐसा रक्त विकार जिससे लाल रक्त कोशिकाओं का विनाश होता है। जरूरत है विरासत में मिले रक्त विकार को पहचानने की और थैलेसीमिया से बचाव की। विरासत में उपजी बीमारी थैलेसीमिया, लक्षण और जागरूकता। देखिए स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक महिला जिसने गुड़ कारोबार को दी नई पहचान, विदेशों में भी पहुंचाया भारत का गुड़। मैंने एक ट्रेडिशनल वे से गुड़ बनाने का यूनिट मैंने रेंट पे लिया। वहाँ पे प्रैक्टिकली मैंने देखा कि कैसे चलता है ये गुड़ का मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये सब साइकिल बिठानी थी मुझे। मिलिए महाराष्ट्र की स्वाति अरविंद शिंगाड़े से। कृषि दर्शन महिला किसान की सफलता की कहानी 27 अक्टूबर शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मन की बात है जन जन की। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। बदलते भारत की शान।